है ना, किसमें, जो आपने अब तक इस पे पढ़ा ना प्लानिंग पीरियड में, कि क्या डेफिशिएंसी थी, कहाँ पर कितना हम अच्छा कर पाए, कहाँ पे अच्छा नहीं कर पाए, मोस्टली वो सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक, तो इसकी नोट्स मिल गई है ना आपको, तो इसका तो और आसान हो गया समझाना अभी तो, है ना, सब कुछ आपके पास लिखा है। ठीक है, समझने पे ध्यान देना है, थोड़ा समझना है, फिर इसके बाद लिख सकते हो आप आराम से, इसको लिखा हुआ है, रीड करना है घर जाकर इसको। तो पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं क्या, क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो रिफॉर्म समझते हो आप कि किसी चीज़ को जो भी इनएफिशिएंसीज है, जिसमें कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं उसको हटा देना, वही इफिशिएंसी रिफॉर्म्स होते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रिफॉर्म्स कई बार आए हैं ना, राजा राम मोहन रॉय ने रिफॉर्म किया, बहुत कुछ रिफॉर्म। तो रिफॉर्म का ये मतलब है कि जो भी पास्ट में जो भी स्ट्रक्चर अभी का चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें चेंज करना है, जो इनएफिशिएंसीज हैं, जो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चीज़ें आपके ग्रोथ को रोक रही हैं, उसको आप हटा रहे हो, तो वो क्या है, रिफॉर्म है। एक होता है रेवोल्यूशन, तो रिफॉर्म और रेवोल्यूशन में फ़र्क है। रेवोल्यूशन में क्या है, क्या, तो रेवोल्यूशन भी पढ़ा होगा ना आपने, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है ना, हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ हाँ, पूरा सिस्टम, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वो रेवोल्यूशन है। जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, तो मोनार्की से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो इस तरह है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा तो लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी उसके मेन पार्ट आ गए। तो रेवोल्यूशन में क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। रिफॉर्म में क्या होगा, स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो, थोड़े से चेंजेस कर रहे हो, तो अमेंडमेंट काइंड ऑफ, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये हैं कि आप इकोनॉमी की इनएफिशिएंसीज को पॉइंट कर रहे हो, फिर उनको हटा रहे हो, ठीक है। तो यही है रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और चूंकि इसको जो 1991 के हम रिफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, तो 91 में क्या हुआ था, जो टूल्स अडॉप्ट किए गए थे इन रिफॉर्म्स को करने के लिए, तो वो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हुआ था। तो इसके लिए हम इसको एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है रिफॉर्म यही है कि आप अपनी इनएफिशिएंसीज के रीज़न को पता लगा रहे हो, क्या रीजंस हैं, और फिर उन रीजंस को ख़त्म कर रहे हो। तो स्टेप्स टेकिंग टू रिमूव योर इनएफिशिएंसीज इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और इसके लिए टूल्स क्या हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म किए गए थे, आज हम लिबरलाइजेशन कर लेंगे, तो आप समझ जाओगे कि ठीक है, ये टर्म बोल देते हैं आसानी से हम एलपीजी रिफॉर्म्स, लेकिन बहुत वाइडर टर्म है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। जैसे अगर हम पहली चीज़ पढ़ें, तो देखो इसको, ये जो भी रिफॉर्म किए जाएंगे, ये दो सब हेडिंग में किए जा रहे हैं। दो सब हेडिंग का ये मतलब है कि एक माइक्रो इकोनॉमिक, एक मैक्रो इकोनॉमिक। अब थोड़ा आपका हुआ नहीं है माइक्रो, तो मैं थोड़ा सा आपको इसको समझा देता हूँ कि माइक्रो है क्या, मैक्रो है क्या। माइक्रो क्या है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। जैसे अगर आप सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, तो ये माइक्रो हो गया, है ना। अगर आप सारी इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हो, वो मैक्रो हो गया। किसी एक फर्म को टारगेट कर रहे हो, किसी एक सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, तो ये माइक्रो है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं अमित आईएएस में जो इनएफिशिएंसीज हैं, है ना, उसको मैं हटाने की बात कर रहा हूँ अगर, तो ये क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, ठीक है। और अगर मैं सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे अभी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि जो भी पास आउट हो जाते हैं, कुछ आई है ना पॉलिसीज़ के ऊपर, कि जो पास आउट हो जाएंगे बस उनकी ज्वाइनिंग से पहले तक ही उनके फ़ोटोज़ यूज़ हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। एग्रीमेंट जो होता है ना, जो पास आउट हो जाते हैं उनका और कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के बीच का, तो वो बस तब तक ही रहेगा जब तक वो ज्वाइन नहीं करते। फिर ज्वाइन हो गए, वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, 10 साल चलता रहता है, पता ही है आपको, रहते हो यहाँ राजेंद्र नगर में। तो मैक्रो और माइक्रो का फर्क समझ पा रहे हो आप। बाकी अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे ना, कल हो सकता है आधा कल कर लें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप एक पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट करोगे। मैक्रो इकोनॉमी में क्या होगा, टोटल की बात कर रहे हैं हम, है ना, इन टोटलिटी। तो एग्रीगेट्स की बात होती है, वो है मैक्रो, और इंडिविजुअल सेक्टर की बात होती है, वो है माइक्रो, ठीक है। अभी इतना ही याद रखना है, बाकी फिर हम मैक्रो आगे पढ़ेंगे। मैक्रो क्या है, देखो आपका सिलेबस जो है वो मोस्टली मैक्रो है, सिलेबस जो है वो मोस्टली क्या है, मैक्रो है। माइक्रो कॉन्सेप्ट वाइज है, कि जैसे डिमांड सप्लाई आपने सुना होगा, अगर नहीं अभी पढ़ा नहीं है ना,
तो डिमांड सप्लाई का जो टॉपिक है ये हम माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, मैक्रो लेवल पे नहीं पढ़ते, ठीक है। हाँ, उसके प्रिंसिपल्स फिर अप्लाई करते हैं मैक्रो पे, लेकिन पढ़ते माइक्रो लेवल पर है। क्योंकि अगर आपको बात करनी है, अभी मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो अनियन की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, और अनियन अभी प्राइस हाइक हो गया है ना अनियन का, खरीदते तो हो नहीं आप लोग, कुछ तो पता है नहीं, तो प्राइस हाइक हो गया है ना अनियन का मार्केट में। तो अब मेरे को अनियन का प्राइस अगर समझना है कि डिमांड और सप्लाई और कैसे प्राइस उसका बढ़ रहा है घट रहा है, तो मेरे को अनियन को ही लेके चलना पड़ेगा ना। मैं अगर सारे वेजिटेबल्स को ले लूंगा तो मैं डिमांड सप्लाई का रिलेशन नहीं समझ पाऊंगा। तो इसके लिए हम उसको पढ़ते कहाँ पर है, माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं। तो हम स्पेसिफिक टारगेट के साथ पढ़ते हैं, कीपिंग अदर टर्म्स कांस्टेंट, ऐसे। तो वो पढ़ने का तरीका है उसको। तो ये आ गया समझ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। रिफॉर्म्स में हम कुछ नहीं कर रहे अभी तक, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखो मैंने इसमें ना क्या किया, कंटिन्यूटी एक मेंटेन की है। पहले हमने पढ़ा था इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो 1947 का हमने पढ़ा कि 1947 में, मैं वीडियो में आ नहीं रहा है ना, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ये देखते हो आप लोग ये वीडियो जो रिकॉर्ड होती है ऐप में, थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ, तो कोई देखेगा, ऐसे ही कोई नहीं आता है देखो क्लास में, कोई देखेगा कौन, मैं वीडियो में दिखूंगा नहीं तो ऐसा लगेगा वॉइस ओवर है। तो रिफॉर्म्स में हमने जो अभी तक पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी जो फर्स्ट क्लास थी। फिर उसके बाद हमने पूरा प्लानिंग पीरियड पढ़ लिया अप टू 91 इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हम क्या कर रहे हैं, वहीं से 91 रिफॉर्म्स को आगे लेकर चल रहे हैं। तो पूरी कंटिन्यूटी है, ये आपको एक पूरा पिक्चर, अभी ये पढ़ लेंगे हम तो आपको एक पूरी पिक्चर मिल जाएगी कि अब तक क्या चल रहा है। सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब एक इंडियन इकोनॉमी का जो परसेप्शन बिल्ड होना चाहिए वो आपका यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। और क्वेश्चंस तो मैं बता ही दूंगा, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं फिर वो हम करते ही हैं लास्ट में। क्लासेस थोड़ी इससे बढ़ जाएंगी, है ना। जैसे मान लो अगर 15 क्लासेस अलॉट हुई हैं तो वो 18 हो सकती है, 20 हो सकती है। क्वेश्चंस कर रहे हैं ना हम, इस वजह से। अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो नहीं, लेकिन फिर मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा तो आपको लगेगा मैं खाली बातें करके चला गया, क्योंकि लिख भी नहीं रहे हो आप ऐसे ही। तो इसलिए क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, कुछ बातों से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक और, अच्छा दोनों मैक्रो मैक्रो लिख दिया, ये माइक्रो है, ठीक है। नोट्स में सही है, ये क्या है बाद में, नोट्स के बाद मैंने इसको बनाया है, तो ये नोट्स में सही मिलेगा आपको, बस यहाँ पर थोड़ा इसमें गलत हो जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। अब देखो आप इसमें हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें आपने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म टू मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। इसका क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मतलब सरकार प्राइस बताएगी कि एक एल्यूमिनियम की कितनी बड़ी शीट आएगी, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी। ये पढ़ा है ना हमने, प्राइस कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जो हम बात कर रहे थे। जो रेट्रोग्रेशन वाला पीरियड अगर आप याद करोगे कि जो स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन वाला पीरियड था, उसमें हमने जो अपने पास्ट गेन्स को गिव अप कर दिया और हमारा ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ, वो किस वजह से डिक्लाइन हुआ। तो एक चीज उसमें थी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म, कि सरकार प्राइस तय करती थी, सारे जो प्रोडक्शन डिसीजन हैं ये गवर्नमेंट ले रही थी, है ना। तो ये रिफॉर्म हमने क्या किया इसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म को हटा दिया। मतलब सरकार अब इसके प्राइस तय नहीं करेगी, इसकी प्राइस कौन तय करेगा, मार्केट। तो मार्केट प्राइस तय करेगा का क्या मतलब है, डिमांड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है, जिसकी जितनी डिमांड है और सप्लाई। तो फिर वहां पर इन्फ्लेशन, डिमांड सप्लाई ही जब आप पढ़ते हो तो इन्फ्लेशन उसी में कवर हो जाता है, हालांकि हम अलग से इन्फ्लेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म से मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस का क्या मतलब है। तो स्टील एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में अगर हम ये चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब है ये माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जनरल परसेप्शन अगर आप देखोगे तो ये अंडरस्टैंडिंग है जनरल, हालांकि वो गलत है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं ये सब, चूंकि हम 91 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो अब हमें आईएमएफ से लोन लेना था, तो आईएमएफ ने हमको कहा कि ये सारे रिफॉर्म करो, तो हमने ये सारे रिफॉर्म किए हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा पीरियड ऑफ रिवाइवल जो हमने पढ़ा है उसमें कई सारे स्टेप्स लिए गए थे, कई सारी पॉलिसी चेंजेस हुई थी, इसीलिए मैंने आपको वो पास से पूरा कनेक्ट करके पढ़ाया कि आप जो स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन वाला पीरियड खत्म हो गया, अब उसके बाद जो 1980s से शुरू हो रहा है, 1980s से 90s वाला जो पीरियड है 10 साल का, इसमें हमने देखा कि हमने काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन लिए, है ना, जैसे इंपोर्ट कोटा लिबरलाइजेशन। तो ये कुछ डिसीजन लिए, मतलब हम रिफॉर्म हम खुद भी चाह रहे थे करना, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाह रहे थे।
तो रिफॉर्म हो रहा था। अब वो एक 91 का क्राइसिस, काफ़ी सारी सिचुएशंस एक साथ आ गई, गल्फ वॉर आ गई, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उस वजह से एक बड़ा क्राइसिस हमारा सामना बड़े क्राइसिस से हुआ। नहीं तो उससे पहले भी हमारा क्राइसिस हो रहा था, है ना, सेकेंड बीओपी क्राइसिस, फर्स्ट बीओपी क्राइसिस पढ़ा है हमने। तो अब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि ये 91 का जो क्राइसिस आया, उसके बाद आईएमएफ ने हमको बोला ये सारे रिफॉर्म करो, तो हमने किए। ऐसा नहीं है, आईएमएफ कभी भी माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए नहीं कहता। आईएमएफ किसके लिए बात करता है? मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो की बात नहीं करता। लेकिन अब जो हम हैं, हम क्या है, जैसे आपने देखा कि हम प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, कुछ भी है, तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक राइट जो प्रोटेस्ट करने का जरूरी नहीं है कि जब भी आप प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो आप अपने डेमोक्रेटिक राइट को ही एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, और आप अपने मैनिपुलेशन की वजह से या किसी भी पर्टिकुलर बेसिस पर, रिलीजन, कास्ट, जो भी है ना, तो उसके बेस पर भी आप ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो जाओगे कि नहीं ये, हाँ, ये प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना सही है, और आप कर रहे हो। तो हमारे यहाँ ये होता था कि अगर स्टील इंडस्ट्री में हम ये रिफॉर्म लाने की कोशिश करें कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म को ख़त्म करके मार्केट डिटर्मिनेशन पे जाएगा। देखो, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म में क्या है? एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का क्या मतलब है? आपको कोई नहीं पूछ रहा मार्केट में, डिमांड सप्लाई के हिसाब से आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने प्रोटेक्शन दे रखा है, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म में सरकार प्राइस तय करेगी, वही प्राइस पे आपको खरीदना है। यही बात हुई ना। तो अब मान लो आप एक इंडस्ट्री हो, आपकी एक इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, और आपके यहाँ क्या चल रहा है? एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है। आप बहुत इनएफिशिएंट हो, आपकी प्रोडक्शन में कोई इफिशिएंसी नहीं है। जो आपके प्रोडक्ट का आइडियली दाम होना चाहिए मार्केट में 10 रुपये, लेकिन सरकार आपको आइडियली क्या दाम दिलवा रही है? 20 रुपये दिलवा रही है, ठीक है। अब जैसे ही सरकार ने ये अनाउंस किया, क्या आप इसको मानोगे? नहीं। आप क्या करोगे पता है? आप अखबार के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू आप ये चीज़ फैला दोगे कि गवर्नमेंट ने बेच दिया है इंडस्ट्री को, और अब ये प्राइवेट हाथों में जा रही है, अब ये वेस्टर्न लोगों के हाथ में जा रही है, अब ऐसा होगा वैसा होगा, लोगों की जॉब सिक्योर नहीं रहेगी। एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के लिए कितने इश्यूज आए कि पायलट जॉबलेस हो जाएगा। पायलट जॉबलेस हो जाएगा, उसकी फिक्र करनी है हमें। इंडस्ट्रीज है, इनकॉर्पोरेट कर लेंगे उनको, है ना। पायलट के जॉबलेस होने की चिंता हो जाती है। तो अब आप क्या करोगे? आप ऐसी बातें फैलाओगे, और फिर उसमें क्या होगा? प्रोटेस्ट कौन करेगा? प्रोटेस्ट आप नहीं करोगे, आपकी तो इंडस्ट्री है। प्रोटेस्ट कौन करेंगे? मजदूर करेंगे कि हम अपने राइट्स के लिए, हम गरीब हैं, देखो सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है। तो ये चीज़ें होती हैं हर जगह, ठीक है। जब भी कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें देखना है मेरिट कम होता है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है। तो वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ लोगों को नहीं, वो चेंज जो है, आप पढ़ा होगा ना हमने मॉडर्न हिस्ट्री में, प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स। चेंज को अडॉप्ट करना आसान नहीं है। अभी यहाँ पर सिंपल चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस को ख़त्म कर देते हो, तो अब आप कंपटीशन बेस्ड हो गए, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है ये किस पे आ रहा है? डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसको तो रेजिस्ट करोगे ना। अगर आप इनएफिशिएंट हो, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ कम बच्चे हैं, मान लो आप 5 स्टूडेंट हो, एग्जाम्पल 2 है, 5 मान के चलते हैं, मान लो आप 5 स्टूडेंट हो, और हमने क्या किया, एक टेस्ट रखा दिया। हमने एक टेस्ट रखा दिया। अब 5 बच्चों में मान लो किसी एक ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया। अब अगर मुझे उसे खुश रखना है तो मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि आप दूसरे टेस्ट भी दो, है ना, या चलो बड़ा टेस्ट सीरीज रख लेते हैं, 100 लोगों को बुला लेते हैं, हाँ आपने अच्छा परफॉर्म किया, 7 लोगों में से आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बता दिया। क्या वो उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी या प्रॉब्लम बढ़ेगी? प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप इनएफिशिएंट हो जाओगे। हाँ, मैं 7 लोगों में तो 5 लोगों में तो मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। आ रहा समझ? तो कंपटीशन में नहीं जाना चाह रहे हो, क्यों? इनएफिशिएंट हो, पढ़ना नहीं चाह रहे हो। अब ये क्या है, ये कंपटीशन में नहीं जाना चाहेंगे। तो हुआ जो क्रक्स है डिस्कशन का, वो ये है कि हमने क्या किया, हमने बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए और हमने बोला आईएमएफ करवा रही है। तो हमने डिस्गाइज रखा थोड़ा, ठीक है, और हमने क्या बोला
कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि देखो 91 में जो अभी क्राइसिस हुआ है इसमें आईएमएफ ने हमें लोन दिया है और आईएमएफ ने कहा है इकोनॉमी में रिफॉर्म करने के लिए, और उसके प्रोटेक्स्ट में हमने बहुत अच्छी एक बुक है इसमें बैक स्टेज, उसमें सारा ये डिस्कशन मिलेगा आपको कि किस तरह से हमने बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लिए जो अदरवाइज इम्पॉसिबल थे, जो 10 साल और लग जाते वो रिफॉर्म नहीं होते, तो वो कई सारे रिफॉर्म हमने कर लिए है ना। पढ़ने की जरूरत नहीं है बुक का भी, कोई बुक नहीं, सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम के बाद बहुत सारा टाइम मिलेगा बुक पढ़ने के लिए, बहुत सारी बुक्स मैं बता दूंगा, अलग से लिस्ट शेयर कर दूंगा कौन सी बुक पढ़नी, अभी कोई बुक नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ये सब जो बातें मैंने बताई ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म। जैसे दूसरा देख सकते हैं आप टेलीकॉम सेक्टर, तो टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रोल मोनोपोली टू प्राइवेट कंपटीशन। अब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मोनोपोली का क्या मतलब है, एक ही सर्विस प्रोवाइडर है ना, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है, यही सर्विस प्रोवाइडर है और प्राइवेट कंपटीशन नहीं है। तो प्राइवेट कंपटीशन नहीं है इसका क्या मतलब है कि आप देखो कितने इनएफिशिएंट होते थे। टेलीफोन कनेक्शन के लिए 2-2 साल तक एप्लीकेशन पड़ा रहता था, आपको टेलीफोन कनेक्शन लेना है उसके लिए 2 साल से एप्लीकेशन पड़ा हुआ है आपका, आपको मिलता नहीं था इतना, चलो वो तो छोड़ दो। आप सिंपल एग्जांपल अगर आपको याद हो, पहले केबल प्रोवाइडर होते थे, जो घर में टीवी आता था उसमें केबल आता था और उससे आप कुछ चैनल्स देख पाते थे। अब आप देखो उसके बाद डिश टीवी आ गया है ना, दोनों में फर्क देख लो आप। अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ है, आपने फोन किया अपने सर्विस प्रोवाइडर को, वो बोलेगा लड़का है नहीं अभी नहीं हो पाएगा, 2 दिन वेट करो, 1 दिन वेट करो, और कुछ नहीं आ रहा है टीवी पे, और मंथली तो आपको बिल आ ही रहा है, वो देना है। अब देखो डिश टीवी आ गया, आपको फ्री में दे रहे हैं, ये इसमें ये इतने चैनल आप फ्री में देख सकते हो, इसमें ये फ्री में देख सकते हो, क्यों दे रहे हैं? कंपटीशन। पहले कंपटीशन नहीं था, एक लोकल एरिया होता था, वो उस पे चलता था सारा सिस्टम। अब कंपटीशन आ गया है, आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा देगा, सबको सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो अब इस वजह से आप देखोगे बिहेवियर चेंज हो गया है काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर का। अब केबल वाला तो बेचारा है नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको टेलीकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म है। ये मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल्स इसलिए दिए कि ये चीज़ें आपने देखी होगी, ऐसा देखा है आपने, ये कुछ मैं बाहर की बात तो कर नहीं रहा। दूसरी चीज़ है जो मेन, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है, ये आईएमएफ का पार्ट था कि आप ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करो जिससे मैक्रो इकोनॉमी स्टेबल हो। अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता क्या है?